अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ मतीउल्लाह जान सीनियर जर्नलिस्ट और जनाब नासिर इकबाल साहब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बावजूद इसके कि मुज़ाहिर अकबर नकवी मुस्तफ़ी हो गए, अपनी कार्रवाई बढ़ाने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से कि क्यों ना ये तहकीकात आगे बढ़ाई जाएँ। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साबिक जज सुप्रीम कोर्ट को, जिनका इस्तीफ़ा आज सदर मुमलिकत ने मंजूर कर लिया, उनको एक और मौका फराहम किया गया कि वो आकर बताएं कि हम तहकीकात करें या ना करें। और बुनियादी सवाल यही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से ये कहा गया कि ये आइनी ज़िम्मेदारी है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई शुरू हो जाए, शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हों और फिर उसके बाद उनका जवाब भी आ गया हो जिसके अंदर उन्होंने डिनाई किया हो, और फिर वो ऐसे मौके पर जबकि शहादतें रिकॉर्ड करने का मामला है, एक जज इस्तीफ़ा देकर चला जाए और फिर इस्तीफ़ा भी वो कि जिसके अंदर वो ये कहे कि उसको उस इदारे के अंदर जिसके अंदर उसने अपने इतने साल अंजाम दिए, ये इल्ज़ाम लगा के जाए कि उसको इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो क्या ऐसी सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई आगे बढ़ाई जानी चाहिए? और क्योंकि आवाम की तरफ से और सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न चैनल्स पर, सियासी जमातों की तरफ से एक ही तनकीद हो रही थी कि अगर एक सियासतदान हो तो उसको तो इस्तीफ़ा देने के बावजूद भी ट्रायल भुगतने पड़ते हैं और उसको जेलें काटनी पड़ती हैं, तो एक जज जिसके ऊपर मुबैना तौर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम हो और वो भी इतना संगीन, और वो सिर्फ इस्तीफ़ा दे और चला जाए और टाइटल्स के साथ और आवाम के पैसे के ऊपर पेंशन और मराद जो हैं वो लेता रहे, ये वो सवाल है जिसकी तलाश सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी करेगी। आज अटर्नी जनरल को सुनने के बाद फैसला ये हुआ कि जनाब मुज़ाहिर नकवी या उनके वकला को एक और मौका फराहम किया जाए, लेकिन अगर वो कल वक्त मांगते हैं तो शहादतें जो हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी। नासिर साहब, क्या हुआ आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई? आज इजाज़ुल एहसन साहब क्यों नहीं आए, और फिर जब वो नहीं आए तो फिर क्या हुआ? शुक्रिया क़य्यूम साहब। दरअसल ये है, एजाज़ुल एहसन साहब ने अभी रिसेंटली एक अपना नोट लिखा था 4-5 पेजेस का, और उन्होंने उस पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिस तरह चल रही है वो इन अनड्यू हेस्ट शो कर रही है, और ये जो नॉर्मल जो प्रेसिडेंट्स हैं उसके बरखिलाफ़ है। तो ऑल दो चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी बताया, ऑब्जर्वेशन दी कि हमें उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो कौन से नॉर्म्स थे जिनके ख़िलाफ़ हम जा रहे थे। ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। बेसिकली जो जस्टिस नकवी साहब के ने जो स्टैंड लिया हुआ है कि इजाज़ुल एहसन साहब क्यों नहीं बैठे? वो मैं बता रहा हूँ ना, वो चूँकि अपना एक तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं नहीं बैठना चाहता, दूसरा उन्होंने अपना इंटेंट बयान कर दिया ना, तीसरा उन्होंने जो नकवी साहब के जो एलिगेशन नहीं, के कि ऊपर जवाब है। जो उन्होंने नोट लिखा उसके अंदर कहा कि वो अगले इजलास में नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैं तो शोकाज नोटिस पे डाइसेंट दिया ना। उन्होंने ये बेसिकली कहा था कि मैं शोकॉज नोटिस में नहीं पार्टी बनना चाहता, क्योंकि मेरा ख़्याल में ये तरीका जो इख्तियार किया गया ये गलत है। लेकिन अपना जहन तो दे दिया ना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप मुझे वो ये कह रहे थे जो एलिगेशन का जवाब नकवी साहब ने दिया है वो उन्होंने अपने पूरे नोट में दे दिया है। उन्होंने एक एलिगेशन का जवाब दिया है, हर एलिगेशन को उठाया है, और उन्होंने बताया है कि जैसे ये बच्चों से क्यों बच्चों ने चीज़ कमाई है, बच्चे कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गए। इसमें आप नकवी साहब से ये क्यों पूछ रहे हैं कि ये आपने प्रॉपर्टी कैसे बनाई, ये तो बच्चे उनके पढ़े लिखे हैं, वो आज की खुद। कार्रवाई में क्या हुआ नाज़िर? ये सारी चीज़ें मेरे आपके ओके, सबके इल्म में हाँ हैं। सॉरी। हाँ। अच्छा आज की कार्रवाई में ये हुआ कि कोर्ट ने पूछा, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड कर रहे थे अटर्नी जनरल से, कि हम 4 मेंबर हैं, पहले 4 मेंबर आए थे और उसमें इजाज़ुल एहसन साहब नहीं थे। इजाज़ुल एहसन साहब ने अपने आप को डिक्लाइन किया कि वो नहीं बैठना चाहते इस काउंसिल में। तो हम क्या आगे चलें या हम रिकन्वीन करें और हम उनके बाद सीनियर नेक्स्ट जो जज हैं, पहले उन्होंने पढ़वाया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 209 का। सब क्लॉज 3 हाँ बिल्कुल। तो क्या अटॉर्नी जनरल ने हाँ, पढ़ी वो। या उनको बुलाया जाए, और जब मुकम्मल हो जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो फिर हम प्रोसीड करें। तो अटर्नी जनरल साहब ने कहा कि बेहतर यही है कि आप जो है मुकम्मल करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, आप बुलवाएं, 5 जज पूरे हो जाए। तो फिर उन्होंने तकरीबन आधा पौने घंटे की ब्रेक ली और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को मैसेज दिया, वो आ गए। फिर दोबारा कन्वीन हुई, फिर प्रोसीडिंग शुरू हुई। आपने जो पूछा है ना कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड इन अ सेंस इस तरह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि हम पे जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं जस्टिस नकवी साहब की तरफ से, जो उन्होंने रिजिग्नेशन लिखा है उस पर भी उन्होंने लिखा है कि मुझे इंसाफ की तवक्का नहीं है। बिसाइड जो पब्लिक परसेप्शन जा रही है
तो जस्टिस मंसूर शाह साहब का क्या कहना था इस हवाले से, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा है ना कि जैसे कि एक ट्रायल हो रहा है और ट्रायल के दौरान कोई जो है वो कहे कि वो मैं नहीं उन्होंने कहा इसका कि हिस्सा ये बनना चाहता और चला जाए, तो हाँ। क्या ट्रायल खत्म हो जाएगा? नहीं, वो कह रहे थे कि जो उन्होंने कहा है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अपने लेटर में, और या जो नकवी साहब ने एलिगेशन लगाया, हमें ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ड्रैकोनियन तरीके से आगे चल रही थी या नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रही थी, और जो प्रोसीजर है क्या हम उसको नहीं अडॉप्ट कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने ये मुनासिब समझा कि हम आगे प्रोसीड करें। बिसाइड्स सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये कहीं नहीं लिखा कि अगर जज हाफ वे रिज़ाइन कर दे तो प्रोसीडिंग्स रुक जाती हैं, वो उस पर ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा ये मुनासिब है, क्योंकि हमारा जो हमारे ऊपर जो उंगलियां उठी हैं, हमारी जो रेपुटेशन वो एट स्टेक है, वो सली हुई है। सली एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, तो अच्छा। उसको उसको मुनासिब है कि हम धोएं। और तो उर्दू में क्या कहते हैं उसको? मतलब ख़राब हो गई है रेपुटेशन, ख़राब ही लफ्ज़ है होगा ना, तो उसको धोना ज़रूरी है। तो इसलिए ये मंतकी अंजाम तक पहुंचना लाजमी है कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। इसलिए उन्होंने कल ये डिसाइड किया है कि कल उनको बुलाया जाए, क्योंकि ये सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था कि हो सकता है जज अंडर प्रेशर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, लेकिन हम अंडर प्रेशर तो नहीं है ना। हमने ये देखना कि क्या एलिगेशन जो लगाए गए हैं, क्या जज की रेपुटेशन पे धब्बा तो नहीं है। हो सकता है एलिगेशन सारे गलत हों, अगर होंगे तो फिर हम कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, क्योंकि उस रूल्स में लिखा हुआ है। और उस मौके पे हारून पाशा जो है उनको खड़ा भी किया, हसन रज़ा पाशा जो वन ऑफ द कंप्लेनेंट है पाकिस्तान बार काउंसिल, और दाऊद साहब भी, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, अगर हमारे इल्ज़ाम गलत हुए तो हम रिपरकशंस फेस करेंगे। करेंगे। अच्छा, अपना मतीउल्लाह जान, बात ये है कि चीफ जस्टिस ने जब कंक्लूड हो गए थे, ये ऑर्डर लिखवा दिया था, आर्गूमेंट्स थे। अच्छा, दो चीज़ें बड़ी सामने आई। एक तो वो आई कि एक आपको याद होगा जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ वुमेन एक्शन फोरम ने एक कंप्लेंट दाखिल की थी। वो कंप्लेंट जो है उसकी समात जब तक वो चीफ जस्टिस थे, आज ये जिक्र हुआ कि क्योंकि उनका शिकायत ये थी कि क्योंकि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ थी, चीफ जस्टिस काउंसिल का सरबराह भी होता है, तो लिहाजा वो उस वक्त तक पेंडिंग रखी गई जब तक कि इन्फ्रक्चर्स नहीं होगी, जब तक कि वो रिटायर नहीं हो गए। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस बुनियाद पे जो है वो खारिज कर दी, और फिर उनको बताया भी नहीं गया था विमेन एक्शन फोरम को, शेर बानो का जो केस है उस पर जो है वो दो रुकनी जजमेंट का हवाला दिया जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन की है। तो क्या उस जजमेंट के अंदर के रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? अब उनकी भी सूरत हाल वही है। तो इस आर्गूमेंट को अदालत ने किस तरह से लिया है? और दूसरा ये कि क्या वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग नहीं है? और चीफ जस्टिस ने ये क्यों कहा कि फिर इस तरह तो जुडिशल काउंसिल मजाक बन के रह जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने उस फैसले का हवाला दिया जो जून 2023 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस 27 जून एजाजुल एहसन ने दिया था। अच्छा, ये वो दो मौजूद जजेस हैं जिन्होंने पहले ही अपने फ़ैसलों में ये भी करार दे रखा था कि जो चीफ़ जस्टिस होता है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है। तो अब उस फैसले का दिफा करने का तो फिर यही बनता था। अब अगर वो ये कहते हैं कि नहीं, ये पटिशन चीफ़ जस्टिस को लगानी चाहिए थी और चीफ़ जस्टिस ने अपने ज़ाती मफाद की वजह से नहीं लगाई, तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन का जो मास्टर ऑफ द रोस्टर का जो फ़लसफ़ा था वो ख़त्म हो जाता। तो अपने फ़लसफ़े को बचाने के लिए उन्होंने एक और ऐसी जजमेंट दे दी कि अब जज क्योंकि रिटायर हो गया है, या जज जब रिटायर हो जाए या रिज़ाइन कर दे तो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और उन्होंने इस चीज़ पे बिल्कुल कोई इस चीज़ का जवाब नहीं दिया कि अगर चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ ही कोई दरख्वास्त आ जाए तो क्या उस पर कोई अखलाकी या समाजी या कानूनी या आइनी पाबंदी नहीं है कि उसको फौरी तौर पे लगाया जाए। तो उसके ऊपर उस फैसले में मुझे नहीं याद कि उन्होंने किसी किस्म की कोई राय दी है कि चीफ़ जस्टिस पाबंद है अपने ख़िलाफ़ दायर की गई शिकायत को या सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई। तो बात यह है कि अच्छा, दूसरी बात चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने यह भी की, अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या जो वो फ़ैसला है जून 2023 का, क्या वो अप्लाई करता है इस केस के अंदर? तो उसमें भी चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ने ये वजाहत की है कि वो फैसला अप्लाई, उन्होंने कहा ये डिफरेंट केस है, प्रोसीजर आ चुका था। नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये मामला रिज़ाइन करने का है और रिज़ाइन और रिटायरमेंट जो है ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनको डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए जो उस फैसले में नहीं देखा गया जून में। और फिर ये भी कहा अटॉर्नी जनरल ने कि जब ये जून 2023 में इन दो जजों ने फैसला दिया तो उस वक्त पार्लियामेंट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फील्ड में था, मुअत्तल था,
मगर फिर चीफ जस्टिस काजिफ ईसा ने कहा फील्ड में था, मुअत्तल था, मगर फिर 15 जजों की फुल कोर्ट ने पार्लियामेंट के उस कानून को बहाल भी कर दिया था। क्योंकि ये पॉइंट आउट किया था अमीर हुसैन भट्टी ने, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि वो मुअत्तल था उस वक्त, तो जिस पे ये चीज़ भी ऑर्डर का फिर हिस्सा बनाई गई कि नहीं मुअत्तल था लेकिन फिर बहाल भी हुआ और फुल कोर्ट ने फिर उसको जायज़ भी करार दिया था। तो ये जो फ़ैसला है जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ जो वेमेन एक्शन फोरम की दरख्वास्त है, अब उसके ऊपर कोई नज़रसानी का भी अब वक्त तो गुज़र चुका और कोई नज़रसानी भी नहीं हुई, तो इस चीज़ की भी वजाहत नहीं है कि चूँकि वो 1843 के तहत दायर हुई थी तो क्या उसके खिलाफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अपील दायर हो सकती थी या नहीं। इस और पे फिर इसके जैसे हवाले से- सरदार तारिक मसूद ने भी एक सवाल किया था हाँ। कि क्या ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर लागू है? एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है 189 वो जो- 189 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम है, जबकि आइन के 189 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तमाम एग्जेक्टिव और जुडिशल जो अथॉरिटीज़ हैं वो पाबंद होंगी। लेकिन जबकि- काजी फैसा के केस में जब रेफरेंस कलअदम करार दिया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसको स्क्रैप कर दिया था। तो एग्जैक्टली पाबंद तो है ना। देखिए तमाम इदारे हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट Executive and के judicial उसके ऑर्डर authorities, मानने की Article पाबंद 110 आती में हैं। अली शाह साहब ने कहा था कि हम हैं, हमारे पर बाइंडिंग है, ये उन्होंने कहा था। हाँ, उन्होंने और कहा एक छोटी सी मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें एडिशन करने की, जो आरफ क्या नाम शहरबानो ज़िया का जो केस है 2023 का, उसमें जस्टिस मुदीम ने एक बात लिखी हुई है। उन्होंने कहा है कि जज चला जाए तब भी उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये उन्होंने लेकिन उस पर कोई क्लियर आगे नहीं कुछ कट लिखा। डायरेक्शन नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा था पार्लियामेंट इस हवाले से नहीं उन्होंने कहा कि नहीं, वो होनी दूसरे ने होनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो असल बात है, जो अटर्नी जनरल साहब ने एक बात की कि वो जो जजमेंट है वो इन लिमिट डिसाइड हुई है, उसमें अटर्नी जनरल को नोटिस नहीं था, कंप्लेनेंट को नोटिस नहीं था, किसी रिस्पोंडेंट को नोटिस नहीं था, कोई असिस्टेंस नहीं मिली और 2 मेंबर बेंच ने डिसाइड किया। जबकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक्ट आ चुका था जो उस पर लिखा है 3 मेंबर बेंच से कम नहीं हो सकते 184(3) की पिटीशन में। ये कमेटी को जाएगा और फिर अगर हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट की तशरीह के लिए फिर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन नासिर साहब ये कोई अचंभे की बात तो नहीं है। उस दौर के अंदर तो बहुत कुछ हो रहा था। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 20 हाफिज़ कुरान के मुकदमा का फैसला था कि 184(3) का डिसाइड उस वक्त तक किया जाए जब तक कि फुल कोर्ट रूल्स ना उसके बना ले, तो उसको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है आप उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस फैसले का इफेक्ट ही ख़त्म कर दिया था सर्कुलर के ज़रिए। और फिर उसके बाद एक चेयर रुकनी बेंच बैठ गया था। आज भी नहीं पता कि वो किस जुरिस्डिक्शन के अंदर बैठा था जो सुप्रीम कोर्ट को है। जजमेंट भी शायद नहीं आई थी। ठीक है, अगर नहीं आई, वो भी नहीं हाँ। आई है। और फिर नासिर साहब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, तो क्या वो उन 6 जजों ने बगैर इख्तियार बैठ के एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो कर दिया, वो भी बस गोलमोल हो जाएगा मामला। एनीवेज, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब ये जो सवाल है कि जज साहिबान की तरफ से कि दरमियान में कार्रवाई रोक दी जाए, जबकि उनके कहने के ऊपर आज की तारीख रखी गई थी, उनके कहने पर ओपन कार्रवाई शुरू की गई थी और उनको जो 2 शोकाज नोटिस हुए थे उसमें पहले 14 दिन का टाइम दिया गया, फिर दूसरे उसके ऊपर 14 दिन का टाइम दिया गया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना कंप्रीहेंसिव जवाब जो है वो दाखिल किया उस शोकाज नोटिस का। और फिर जब आज एविडेंस रिकॉर्ड होनी थी उससे पहले वो रिज़ाइन करके चले गए। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बस अब बस कुछ भी ना कर करीम सकेगी साहब मुझे जो है ना इस सारी सूरत हाल और वो में टाइटल एंजॉय करते जी रहेंगे। हाँ, इस सारी सूरत हाल में मुझे नूरजहां का वो गाना याद आ रहा है, सानू नायर वाले पुल ते बुला के ते मज़ाहिर माई किथे नस गया। मतलब ये अब बड़ी अजीब सिचुएशन है, उनको नहीं इस्तीफ़ा देना चाहिए था, उनको डट के खड़ा हो जाना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं है कि एक आइनी फोरम है वो आपके कहने पे तारीखें दे रहा है, आपको वक्त दे रहा है और आपको सुनने के लिए वो फोरम बैठा है, वरना तो आपको सुने बगैर अगर आप नहीं जाएंगे तो वो कार्रवाई फैसला कर सकता है। लेकिन उन्होंने बार बार आपको मौका दिया और आप जो है अचानक इस्तीफ़ा दे के समझ रहे हैं कि आप आइनी फोरम को उसकी कार्रवाई आप हाईजैक कर लेंगे और आप बंद कर देंगे। मतलब ये आपके इस्तीफ़े की 4 लाइनों से जो है जुडिशल काउंसिल चलेगी और बंद होगी और रुकेगी। ये मतलब ये एक मुल्ज़म जज जो है ये वैसे ही है कि जैसे कोई कटारे में खड़ा मुल्ज़म जो है वो जज को कहे कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, आप ये अदालत बंद कर दें। ये क्या बात हुई भाई? ये और कैसे? फिर उस ये फैसला अदालत पे इल्ज़ाम भी लगा के चला इल्ज़ाम भी लगा के चला जाए, जाते जाते वो अब क्या कहते हैं बंटे खेलते हुए जाते जाते वो बहरहाल इसको छोड़ें। लेकिन बात ये है कयूम साहब अब कि विकेट मतलब है कि खेलते खेलते जो है ना हारने लगे हैं तो विकेट तो खराब विकेट खराब करके करके चले जाएं, विकेट खराब करके चले जाएं। तो बात यह ये अदलिया की भी इज्जत का सवाल था
और ये कंप्लेनेंट की भी इज़्ज़त जो है और शोहरत दाव पे लगी है, जज साहब की इज़्ज़त की बात नहीं है। ये एक आइनी फोरम की भी इज़्ज़त की बात है, जिस पे आपने आपके एक रुकन जस्टिस एजाजुल हसन ने जो है वो कहते हैं ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, इस केस में मुलजम सुस्त है और जज चुस्त निकल रहे थे। मतलब जस्टिस एजाजुल हसन साइड पे हो गए और पहले से अपनी उन्होंने राय दे दी। हालांकि एक आइनी फोरम है, ये आइनी जिम्मेदारी थी जस्टिस एजाजुल हसन की कि अगर वो जुरिस्डिक्शन के हवाले से कोई राय मुख्तलिफ रखते हैं, शोकाज के हवाले से राय मुख्तलिफ रखते हैं, तो उनको बैठना चाहिए था। ये उनकी आइनी जिम्मेदारी है। इख्तलाफात रोज़ होते रहते हैं, जज बेंच छोड़ के चला नहीं जाता जब बेंच ये फैसला करता है अक्सरियत से कि ये केस हम सुन सकते हैं। कितने बार जस्टिस एजाजुल हसन बेंच छोड़ के चले गए क्योंकि वो समझते थे कि जुरिस्डिक्शन नहीं है और बाकी साथी 2 जजेस ने कह दिए जुरिस्डिक्शन है। ये कोई तरीका है, ये कोई मैनर्स हैं कि आप एक आइनी फोरम के मेंबर हैं, और सीनियर आईनी जज फर्ज होते अदा हुए। करने के बजाय आप कीम साहब, आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में मैंने 2 बातें की थी, मैं अब रिपीट ज़रा शो मानना भी चाह रहा था। हाँ हाँ तो बारे बारे देखिए, मैंने कहा था कि जस्टिस नकवी साहब ने ओपन कोर्ट की फरमाइश करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, नंबर 1। नंबर 2, वो बार बार जो बहरहाल मतलब चूँकि हर चीज़ अब सामने आ गई है, सब एक्सपोज होना शुरू हो गया और सब कुछ अब आपके सामने है, आपने अपनी सारी प्रोसीडिंग्स देखी हैं। और तो नासिर साहब, अब जो अदालत ने एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए वही मैं उसी तरह आ रहा था, जब विटनेसेस रिकॉर्ड होंगी आप देखें कितनी रेपुटेशन का सत्यानाश होगा। और आज अब आज ये- नासिर साहब आपने देखा वो 3 मासूम बच्चे भी बैठे हुए थे जिनका हक मारा गया। बिल्कुल, वो भी मौजूद थे और उसके अलावा जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग विद रिकॉर्ड आए हुए थे। और ये अलग बात है कि वो कल फिर आएंगे और कल कोर्ट जो है, कल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि 2 जजेस आए हुए हैं, बड़ी दूर से आए हैं और ये बार बार आ नहीं सकते। और बिसाइड्स ये कि विटनेसेस आए हुए हैं अपना टाइम वेस्ट करके और पब्लिक मनी इसमें इन्वॉल्व है इस प्रोसीडिंग्स में। और तो हम भी अवाम के पैसे के ऊपर बिल्कुल। एक एक लम्हा जो है वो अवाम के पैसे का खर्च हो रहा है इसके ऊपर, बिल्कुल। और अवाम को जानने का हक है कि आया वो जज के ऊपर इल्ज़ामात गलत हैं या दुरुस्त हैं, और फिर हमारा आईनी फरीज़ है कि हम अपने जज को एक्सोनरेट करें या फिर उसकी फाइंडिंग दें। बार बार चीफ जस्टिस साहब का एम्फेसिस यही था कि देखें, जज ने तो हो सकता है प्रेशर में दे दिया रिज़ाइन, लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि एलिगेशन सही भी हैं कि, और अगर सही हैं तो हम उनको पनिश करेंगे ना कंप्लेनेंट को, कि ये अगर उनको गलत है तो फिर हाँ कंप्लेनेंट को क्यों, हाँ उनकी हिम्मत कैसी हुई कि वो गलत एलिगेशन एक जज के ऊपर लगाएं, और अगर दुरुस्त है तो फिर हम आराम से जो पार्लियामेंटेरियंस को और दूसरे लोगों को घर भेज देते हैं और इल्ज़ाम लगा देते हैं और डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो फिर हमें भी तो अपना जो है ना सफाई देनी पड़ेगी ना। अपने गिरबान में भी बिल्कुल। झांकना चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब, अब क्या हम ये समझें कि आज की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक फ़ैसला कर लिया है कि अब वो नकवी साहब आएँ या उनके वकील आएँ, वो जो भी एतराज़ करें ना करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर मुज़ाहिर नकवी के बरी होते हैं तो वो उसको बरी करेगी, वरना फिर कंप्लेनेंट को शिकायत देगी और अपनी फाइंडिंग्स पूरी करेगी। अब ये अच्छा, कहीं सिद्दीकी साहब, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा देने से पहले 8 तारीख को उनके बेंच के सामने केस लगा। उसके अंदर भी जो है ना वो लीगल हेयर्स का एक डिस्प्यूट था, और उसके अंदर एक केस ऐसा लगा कि जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे बेंच के सरबराह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। अच्छा, ये 8 तारीख को जो बेंच लगा इसमें सिर्फ 2 जज बैठे और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है इस बेंच पे नहीं बैठे। अच्छा, उसकी क्या वजह? बज़ाहिर कोई वजह नहीं है, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प केस था। उसके अंदर एक केस में जो है ये डॉक्टर आसमा निगत ज़ैदी वर्सेस सईदा सफ़ूरा बेगम, ये एक रिट पटिशन थी जिसमें एक फ़ैसला हुआ है क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए सईदा सफ़ूरा बेगम के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने हक़ाइक़ को छुपाया है सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हुए। अब ये केस जो है मुज़ाहिर नकवी साहब वाले बेंच के सामने लगा हुआ। मुनीब अख्तर गायब हो गए उस रोज़, जस्टिस मुनीब अख्तर, और 2 जजों ने सुना। अब इसमें नोटिस जारी हो गए। अब मुझे बताएं, और इस तरह के बहुत से दूसरे केसेस भी जैसे मुज़ाहिर नकवी के बेंच के सामने लगना शुरू हो गए थे कि मतलब सक्सेशन के हवाले से क्या कि फैसले आते हैं? कंसील किए गए जो असल वारिस हैं उनको। अब मुझे बताएं, इस सिचुएशन के अंदर जैसे मुज़ाहिर नकवी, उन्होंने नोटिस तो दे दिया, लेकिन उसके बाद अब वो ज़ाहिर बात है इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब इन केसों का कम से कम उनको फ़ैसला नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक कंट्राडिक्शन होती है अगर जैसे मुज़ाहिर नकवी इन केसेस में कोई जजमेंट देते, क्योंकि उन्हें फिर वाज़ेह तौर पे बताना होता। फिर वो फिर अटॉर्नी जनरल एज ए प्रोसिक्यूटर उन्हीं की जजमेंट सामने रख के कहते ये देखें ये देखें नहीं आप अच्छा तो ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चल रही है आगे, ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है, क्योंकि लोग जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो गलत हैं या सही।
ये इतना आसान नहीं है कि आपने इल्ज़ाम लगा दिया, जज ने इस्तीफ़ा दे दिया। और आपको याद है चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उठते उठते कुछ बातें की थी। उन्होंने कहा था कि देखें, जज जब इस्तीफ़ा देता है उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। हो सकता है वो किसी दबाव में हो सकता है वो जायज़ दबाव में हो, अखलाकी दबाव में हो, समाजी दबाव में हो, घर के दबाव में हो, किसी और ताकतवर के दबाव में हो। लेकिन अदालत किसी के दबाव में नहीं है। हाँ, वो जज इस्तीफ़ा दे दे, कोई भी वजह हो सकती है, उसकी वजह से अदालत अपनी कार्रवाई रोक नहीं सकती। कौंसल, और आइनी फोरम सुप्रीम जो है, जुडिशल जो कौंसल। जुडिशल काउंसिल जो आइनी फोरम है, वो किसी दबाव में नहीं आएगी कि आप कार्रवाई रोक दें। अब अगर जज दबाव में आके इस्तीफ़ा दे देगा तो हमें कैसे पता चलेगा उसने बेचारे ने दबाव में दिया? हो सकता है वो मासूम हो। तो हमने प्रोब करके ये तय तक पहुंचना है इस मामले के कि अगर वो जज, हम उसको कहते हैं वो बरी ज़िम्मा है, ये जैसे मंसूर अली शाह ने कहा, अगर हम एक्विट कर देते हैं कि जज जो है बरी है, इस पर झूठे इल्ज़ाम है, तो फिर उसके बाद उसका इस्तीफ़ा जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, क्या, और ये भी हो सकता है। ये जैसे प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन उन्होंने सुनाया गया है, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया नहीं, रेजिग्नेशन। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट ने बिल्कुल लेकिन एक्सेप्ट वो कर ये लिया कह नासिर रहे हैं साहब। कि हो सकता है लेकिन- जैसे मज़ाहिर नकवी अभी भी मासूम साबित हो जाए। वही मैंने भी वही बात की ना तो फिर कि उसमें क्या अब वो इदारे मासूम हो और फिर उसके बाद से उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो, इस्तीफा ये accept एक हो- प्रेपोजिशन उन्होंने रखी, और मतलब है कि असल जाहिर है। सवाल ये है कि क्या ऐसा जज जिसने इस्तीफ़ा दिया है, अगर वो मुजरम है, उसने करप्शन की है, तो क्या उसको पेंशन और मुराद मिलते रहनी फिर चाहिए? सरकार के फिर तो आपके ये भी पैसे तो- पे आप उसको पालते रहे हैं, वो ये कह रहे ये हैं भी ना। तो फैसला बिल्कुल, करना है ना। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि इस्तीफा ये अपनी जगह, इस्तीफा अपनी जगह, लेकिन अगर unprecedented वो है। मुजरम साबित हो जाते हैं तो फिर उनको पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए। यस, जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ के केस के अंदर क्या आता है वो देखना है। तो नासिर साहब, आप क्या देख रहे हैं कि ये एक नई एक जूरिस्प्रूडेंस, एक नया एहतसाब, यानी अब सुप्रीम कोर्ट के क्या इसमें कोई बार होगी कि ऐसे जज जो कि जब ट्रायल या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई शुरू हो जाए और एक सर्टन मरहले तक पहुंच जाए, उस दौरान अगर वो कोई इस्तीफ़ा दे तो वो इस्तीफ़ा जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा और जो भी फैसला होगा सदर को करना पड़ेगा, वो इस काउंसिल की फाइंडिंग की रोशनी के अंदर करना पड़ेगा, या हम ये समझेंगे कि रिटायर्ड जजेस के एहतसाब का भी काम शुरू हो गया साथ ही? क्या अब रिटायर्ड जजेस के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत आएंगी? नहीं, अगर देखें, ये देखें, ये अभी जब जजमेंट आएगी तब देखना होगा कि रिटायर्ड जज के खिलाफ भी आएगी। लेकिन अभी तो एक, हाँ, अभी तो एक सिटिंग उस वक्त के सिटिंग जज के खिलाफ आई थी ना, और ये उन्होंने तय करना है कि क्या अगर वो जज अपने आप ये चूज़ करता है कि वो रिज़ाइन कर दे तो क्या मामला ख़त्म हो गया। अभी तो इस पे फाइंडिंग आनी है, और ये एक बड़ा मतलब एक मेरा ख्याल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बड़ा वाजे कर दिया। अगर उसने कल एविडेंस रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी तो मुझे तो बड़ा वाजे नज़र आ रहा है कि देखिए, सुप्रीम आपने एक जुडिशल बात काउंसिल नोट अब की- फाइंडिंग देगी इसके ऊपर। आपने नोट नहीं किए कि जितने भी कंप्लेनेंट हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। आपने भी, मैंने भी, और दूसरे, और इवन कोर्ट ने भी जब पूछा था तो उन्होंने कहा था हम तैयार हैं, और बाद में बाहर भी आके हमने जब उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम कॉन्सिक्वेंसेस के हाँ। लिए तैयार। तो मेरे मतीउल ख्याल हयान में- मुख्तसर कि क्या रिटायर्ड जजेस के भी एहतसाब का मामला शुरू हो गया है, या कि ये एक फ़र्क होगा कि सिटिंग जज हो और जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू करे और इस दौर में अगर वो इस्तीफ़ा देता है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई जारी रखेगी? देखें, ये सवाल का जवाब आज से पहले कभी नहीं आया और ये जेन्युइन क्वेश्चन है। और आज 209 जब पढ़ा गया तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल ने ये पॉइंट आउट किया कि आइन के अंदर आर्टिकल 209 में ये कहीं नहीं लिखा कि जब जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो जज के इस्तीफ़े के बाद वो कार्रवाई नहीं करेगी। आइन के 209 में लिखा है कि जब जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो उसने तो फिर finding देनी है। अक्सरियत के साथ उसने अपना ओपिनियन देना है। मतलब ये एक आइनी जिम्मेदारी है कि कार्रवाई शुरू हो जाए। ये नहीं हो सकता कि मुलजम जज अगर भाग जाए, दुड़की लगा दे और कौंसल के चलो जी वो बंदा नस गया, अदालत बंद कर दे। इस तरह नहीं होगा। आइन में लिखा है कि जब शोकाज जारी हो चुका है, क्या किसी मामला आम बहुत आदमी आगे का? जा नाज़िर चुका सर, है। सवाल तो यही है, हाँ। बस अब इसको कंक्लूड करते हैं। मैं एक आखिरी बात अगर कर दूं, जो आपका सवाल है, आप बेसिकली साकिब निसार साहब को फंसाना चाह रहे नहीं हैं। नहीं, मैं किसी को नहीं यार, साकिब लेकिन निसार साहब उसमें फ़र्क है ना। उन्होंने फांसी जाना है, वैसे कितने ना ये कितने फांसी फंसा जाना नहीं है। रहे, आप डरा रहे उन्हें। बेसिकली बात फ़र्क है ना थोड़ा सा, और ये हो सकता है क्लैरिटी आ जाए अगले हियरिंग्स में, या आगे जो जजमेंट, जो ऑर्डर है या रिकमेंडेशन है। देखें, उन्होंने वो रिटायर हो गए थे, इसमें ये इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई थी, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई थी, जो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा। ये फ़र्क है, हो मैं सकता यही है। कह रहा हूँ ना हाँ। कि भाई क्या रास्ता खुल जाएगा रिटायर्ड जजेस के खिलाफ? मे बी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले में कोई बात करे, या हो सकता है कोई पिटीशन आए
और उसमें ये क्लैरिटी मज़ीद आ जाए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलें, बहरहाल सवाल यही है। जस्ट वन क्वेश्चन, आई हाँ। थिंक कि साकिब निसार और ऐसे लोगों के हवाले से जो सिचुएशन है वो सिर्फ 2 जजों ने उनको अभी तक रेस्क्यू किया हुआ है, 2 जजों के उस फैसले ने कि रिटायरमेंट रिज़ाइन के बाद कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर वो फैसला फील्ड में नहीं रहता किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, तो फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ भी मामला जो है टेकअप हो सकता है। लेकिन देखना तो यही होगा ना मतीउल्लाह जान साहब कि क्योंकि 209 जो है वो यही कहता है हाजिर सर्विस जज, ठीक है यही ना। बात और है। तो मेरा ख्याल है ये बार आएगी कि जो हाजिर सर्विस जज हो और उस दौरान में उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए, फिर वो चाहे इस्तीफा नहीं, दे नहीं। या ना दे, 209 वो फिर कार्रवाई मुकम्मल करनी 209 होगी। कहता है कि जब जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे, चाहे कोई जज हाजिर सर्वर रहे या ना रहे, तो वो ओपिनियन दे के हटेगी। लेकिन साकिब निसार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई कार्रवाई शुरू तो नहीं की थी ना, ये भी कहना बात है। है। नहीं, दोनों में एज अ फर्क है। जज, अगर एज अ हाजिर सर्वर जज उसने कोई मिसकंडक्ट किया है तो वो अरबों रुपए ढकार जाए और उसको कोई ना मैं पूछे। वही कह रहा हूँ ना, ये भी क्लैरिटी नहीं है इस पे। जो जजमेंट या कोई पिटिशन फ्यूचर में आए तो हो सकता है इस देखते पे हैं, बहुत सारे हाँ। सवालात हैं, जो लेकिन जो एक बात है कि शहरबानों का केस था वो यही था कि ये कोई तरीका नहीं है कि एक जज चला जाए और वो मज़े करे और पेंशन भी इंजॉय करे पब्लिक। ये तो ज़्यादती है आवाम के साथ। पिटिशन बिल्कुल यही है कि अगर एक आदमी का ट्रायल आम आदमी का चल रहा हो और वो आम आदमी जो है एन के दौरान में कहे जी मुझे पाप पे इत्मीनान नहीं है, मैं ट्रायल छोड़ के जा रहा हूँ नहीं, इस्तीफा दे रहा हूँ। या इस्तीफा छोड़ के दे रहा हूँ, तो फिर क्या वो ट्रायल ख़त्म हो जाता है? अगर एक आम आदमी का ट्रायल ख़त्म नहीं होता तो फिर एक जज की ये सहूलत क्यों है ये अब इम्तियाज़? जुडिशल काउंसिल कटहरे में है और जुडिशल काउंसिल को अपनी वजाहत देनी है। लेकिन इसको जुडिशल साइड पे भी डिसाइड करना इंतहाई अहम होगा। शराय दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।